हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, जहां पर हम देख रहे हैं उसके एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो एनटीएससी हो या ओलंपियाड हो, या फिर आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन की, तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, क्योंकि यहां पर हमें इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने का अलग अलग तरीके क्वेश्चंस फ्रेम मिलते हैं, जिससे हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। एंड ये फिर हमें बहुत मदद करता है जब हम इस एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को, हमारे चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण के। इसके पूर्व में आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर टाइप्स देख चुके हैं। हम कवर कर रहे हैं इस सेशन में हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। तो भाई दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जैसा कि आपको पता है कि भाई ऐसा कभी नहीं होता कि दीर्घोत्तरीय मतलब एक ऐसा लेंदी सा क्वेश्चन आ गया ना। दीर्घोत्तरीय का मतलब होता है जहां पे कई कॉन्सेप्ट्स लगेंगे और छोटे छोटे पोर्शंस में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सिंपल मतलब एक सिंपल सॉर्टेड लाइन में कही जाए तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा चीजें कोरिलेट कर दी जाती। अब चूंकि देखिए एमसीक्यूज हमने देखा था, एमसीक्यूज में क्या हो रहा था भाई, तो वहां पे टू द पॉइंट आता है ना, स्पेसिफिक जो कुछ पूछनी है वो टू द पॉइंट आएगा, क्योंकि वहां पे एमसीक्यूज में आपको बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप में भाई तो उसी चीज का एलैबोरेशन आ गया, ठीक है। एंड लॉन्ग आंसर टाइप में क्या हुआ, तो यहां थोड़ी सी फ्रीडम हो जाती है हमारे प्रैक्टिस करने की, कि यहां पे कई सारी चीजें एक दूसरे को कोरिलेट करके पूछी जा सकती हैं, आपसे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट किए जा सकते हैं। एंड जब इतनी सारी चीजें हो ही रही हैं, तो चलिए ना शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23, जो दीर्घोत्तरीय के हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मतलब पहला क्वेश्चन हमारे दीर्घोत्तरीय का 22 क्वेश्चंस जो शुरू के थे उसमें एमसीक्यूज और हमने शॉर्ट आंसर देखे थे। ये कह रहे हैं किसी पिंड के भार में उसके द्रव्यमान तथा त्रिज्या के सापेक्ष किस प्रकार परिवर्तन होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि पिंड के भार में तो उसका जो वेट है उसमें द्रव्यमान और त्रिज्या के लिए क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है। किसी परिकल्पित प्रकरण में यदि पृथ्वी का व्यास अपने वर्तमान मान का आधा तथा इसका द्रव्यमान अपने वर्तमान मान का 4 गुना हो जाए, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर रखे किसी पिंड का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सबसे फर्स्ट तो हम बात कर लेते हैं किसी पिंड के भार में उसके द्रव्यमान और त्रिज्या का क्या रोल है। तो देखिए भाई किसी भी वस्तु का जो वेट होता है, भार जो होती है, ठीक है ना, ये भार अल्टीमेटली इस बात से निर्देशित होती है कि अगर ये किसी एक ग्रह पर है तो इस ग्रह पर इस पिंड के ऊपर इस ग्रह द्वारा लगाया जा रहा गुरुत्वाकर्षण बल। एक काम करता हूं, मैं इसको एक हाइट पे ना रखते हुए मैं सतह पर ही रख लेता हूं ताकि और आसान आपको समझने में हो जाए। मैंने इसको सतह पर रख दिया। ये एक जो बॉल है, ये हमारे मान लेता हूं मैं कि हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के सतह पे ये बॉल रखी हुई है। तो इस बॉल पे इस केंद्र की तरफ पृथ्वी क्या कर रही होगी भाई, तो ये इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई कर रही होगी। एंड जब ये इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई कर रही होगी तो इसका मतलब होता है कि इसका जो भार होता है उसी गुरुत्वाकर्षण बल का मेजर होता है, ठीक है ना। जो भार होता है ये किसका मेजर होता है भाई, तो ये मेजर होता है हमारे गुरुत्वीय बल के। अब चूंकि हमें तो पता है भाई कि F इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ma। न्यूटन के द्वितीय नियम में हमने इसी बात को तो सीखा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि यहां पे जो बल लगाया जा रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण। अब जरा हम इसकी बात कर लें तो ये वेट, अल्टीमेटली वेट कहूं या फिर मैं फोर्स कह लूं, तो ये किसके बराबर हो गया भाई, तो ये हो गया हमारे mg के बराबर। अब चूंकि हमको एक और बात पता है भाई, जो गुरुत्वीय बल होता है
गुरुत्वीय बल जो G होता है ये होता है हमारा Gm/r²। जहां पर अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होनी। अब क्या बात आती है भाई? तो अब दो फैक्टर्स और दिख रहे हैं यहां पर, m और r। तो मैं इनको जरा इधर में कवर करता हूं। ये m जो है ये कैपिटल M है, ये वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, ये इस पिंड का, मतलब ये ग्रह का द्रव्यमान है, पिंड का नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ये जो g, जो स्मॉल g लिख रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण है, ये हमारे इस पिंड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी जो पृथ्वी है उसकी प्रॉपर्टी है। तो मतलब ये m जो होगा ये क्या हो जाएगा भाई? तो मैं पृथ्वी पर ही कैलकुलेट कर लेता हूं। पृथ्वी मतलब समझ लीजिएगा कोई भी ग्रह, अगर ग्रह बदलेंगे तो इस मास का मान बदल जाएगा। तो मैं कह लेता हूं यहां पर पृथ्वी का भार, पृथ्वी का द्रव्यमान, सॉरी भार नहीं, पृथ्वी का द्रव्यमान। एंड r जो है ये क्या हो जाएगी भाई? तो ये है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। ये हमारी पृथ्वी की क्या हो गई? ये हमारी पृथ्वी की हो गई त्रिज्या। अब क्या कर रहे हैं भाई? तो अब कहना चाह रहे हैं कि इसको, ये जो r पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, m हो गई, तो कह रहे किस पे निर्भर करता है? हमें तो बताइए कि भाई क्या त्रिज्या और द्रव्यमान के सापेक्ष कुछ करता है निर्भर? तो ये जो वेट है, अब फाइनली मैं m तो स्मॉल m ही छोड़ देता हूं। g की वैल्यू अब आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या होती है? Gm/r²। इसमें देख पा रहे हैं कि वस्तु के द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M। तो इस G की जगह पे इसको रखिए तो क्या हो जाएगा? कैपिटल Gm/r²। अब सिंपल है भाई। अब क्या समझ में आ गया? तो ये कह रहे हैं ना कि इनके सापेक्ष किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो मैं इसमें आंसर लिख सकता हूं, पहला, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये देखिए वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। तो पहला तो ये रिलेशन हो गया कि भार समानुपाती होता है किसके? द्रव्यमान के। ठीक है, ये भार किसके समानुपाती हो गया भाई? ये हो गया द्रव्यमान के। ठीक, अगली अगर हम बात करें तो यही वेट, यही भार व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो भार है ये व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या के स्क्वायर के। ठीक है, ये जो भार है, भार है भाई, है ना, भार जो है ये त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, चलिए, तो अब यहां से समझ में आ जाता है हमको कि भार जो है किसी भी पिंड का, वो द्रव्यमान और त्रिज्या के सापेक्ष किस तरीके से निर्भर करता है। तो इस प्रकार से निर्भर करता है भाई, जिसमें इस बात का ध्यान रहे कि पिंड का भार पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मतलब एक नोट पॉइंट यहां पे समझ में आती है कि यहां पे मैं लिख देता हूं, पिंड का जो भार है, ठीक है, इसके अंदर जो G लग रहा है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, पिंड का भार जिसकी निर्भरता G पर होती है। अब G पर होती है तो G में तो भैया नहीं होता ये मास किसका? पिंड का। सिर्फ और सिर्फ मास कहां पे होता है? पिंड का भाई। तो पिंड का मास होता है ये क्या? W = जब हम लिखते हैं वेट की, जब हम बात करते हैं तो पिंड के भार की बात आएगी। ठीक है ना, पिंड का जो भार निकलता है उसके द्रव्यमान की जब हम बात करेंगे तो पिंड के द्रव्यमान की सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आती है जब हम वेट की बात करते हैं। जब हम G की बात करते हैं तब इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं आती है भाई। ठीक है ना, तो मतलब पृथ्वी का भार, जो पिंड का भार है जिसकी निर्भरता G पर होती है, वो निर्भर करता है हमारे ग्रह के ऊपर। और जो R होता है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पिंड का जो भार है वो उसके त्रिज्या से कोई लेना देना नहीं। किसके त्रिज्या से भाई? इस पिंड के त्रिज्या से लेना देना नहीं, इस पृथ्वी के त्रिज्या से लेना देना है, क्योंकि वो G में आता है। अब एक क्वेश्चन खत्म। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि एक लॉन्ग टाइप आंसर का मतलब ये नहीं कि एक लेंथी सा ना,
इसके ही पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसके दूसरा पार्ट है, किसी परिकल्पित प्रकरण में यदि पृथ्वी का व्यास अपने वर्तमान मान का आधा तथा इसका द्रव्यमान अपने वर्तमान मान का 4 गुना हो जाए, ठीक है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर रखे किसी पिंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं जो गिवन पैरामीटर्स उसके अकॉर्डिंगली। तो भाई ये कह रहे हैं कुछ इस प्रकार से, यहां से देखिए पृथ्वी का व्यास अपने वर्तमान का आधा हो जाए, ठीक है ना। तो माना पृथ्वी का जो व्यास है ये है भाई हमारा d, ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान को मान लीजिए कि भाई ये है हमारा m, ठीक है। यदि पृथ्वी का व्यास, अब ये कहना परिकल्पना है, भाई ऐसा होगा तो नहीं, हम कर नहीं सकते ना पृथ्वी के द्रव्यमान और रेडियस को चेंज। तो ये कहना ये हो जाए भैया d/2, और जो द्रव्यमान हो, जो नया द्रव्यमान बनेगा वो हो जाए भाई वर्तमान मान का 4 गुना, तो मतलब ये हो जाए 4m, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर रखे किसी पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए भाई डायमीटर जो इसका है वो हाफ हो चुका है, तो रेडियस कितना होगा, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है भाई, तो त्रिज्या होती है व्यास बटा 2, तो ये हो गई d/2 अपॉन में 2 मतलब क्या d/4, और ये जो है m का 4m हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं रख लेता हूं इन वैल्यूज को और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नया जो बनेगा F = Gmm अपॉन, हमने अभी देखा r², यही हमारा फॉर्मूला आया था भाई। इसी के बराबर हमने क्या लिखा, तो इसी के बराबर हमने लिखा था क्या, वेट। तो कह रहे हैं ना कि इस वेट पे क्या फर्क पड़ेगा जब आपने पृथ्वी के द्रव्यमान में और पृथ्वी की त्रिज्या में चेंज की है। तो हमने यहां पे तो कोई चेंज नहीं किया है ना, वस्तु के उसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो भाई सीधा सिंपल सा हो गया, वेट = अब नया वेट मैं निकालता हूं W' लिख देता हूं, वेट बदल गया, क्या करूंगा, तो देखिए G में तो कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, स्मॉल m में भी नहीं, कैपिटल M को जरूर 4m लिख सकता हूं मैं, जो कैपिटल M है ये नया क्या गया 4m आ गया। अपॉन में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे यहां पर रेडियस का कैसा लिखना होगा भाई, जो पहले था ये रेडियस नीचे, तो रेडियस का क्या चाहिए मुझे, रेडियस का मुझे चाहिए होता है स्क्वायर, तो रेडियस की जगह पे मैं लिख दूंगा क्या d/4 का स्क्वायर। d/4 का स्क्वायर का मतलब क्या समझ में आता भाई, कि ये जो डायमीटर है उसको 4 टाइम्स किया हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उसका भी आधा कर रहे हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। या यूं कहूं r के ही टर्म्स में मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको सिंपली ये भी लिख सकता हूं कि r/2, जो रेडियस थी उसकी और आधी होगी, ठीक है ना। ये डायमीटर अपॉन हाफ लिखें या फिर इसकी जगह पे देखिए ये डायमीटर अपॉन हाफ का मतलब क्या हो गया, रेडियस, तो रेडियस अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो रेडियस का कितना हो चुका है, ये आधा हो चुका है। अब एक काम करिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो G4 को बाहर कर देता हूं मैं, 4G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई, तो r का स्क्वायर अपॉन में ये जो नीचे आया है 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अगली लाइन में मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या इस प्रकार लिख सकता हूं, नीचे 4 है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 4 16 Gmm अपॉन r²। अब देखिए भाई ये जो आया है ये Gmm अपॉन r², ये तो बराबर हमारे वेट के, तो मतलब ये जो नया W' जो वेट नया आ रहा है W' = क्या लिख सकते हैं, ये 16 तो एज इट इज, ये इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं W। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है भैया। Gmm अपॉन r² क्या था, मेरा नॉर्मल W था, वेट था। अगर ये स्टेटमेंट लेकर के आए तो मेरा वेट कितना बढ़ गया भाई, तो मेरा नया वेट जो आया, जो W' आया वो 16 गुना बढ़ गया। जो हमारा नया वेट आएगा उस पिंड का वो क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है भाई। और इसके अकॉर्डिंगली हम जहां कहीं पर भी वेरिएशन लाना होता है, मतलब जहां कहीं भी ऐसे कंपैरिजन आता है ना, हाफ कर दीजिए डबल कर दीजिए, तो कुछ मत करिए, आप तो सिंपली लिखिए उसका फॉर्मूला छोड़ दीजिए। अब जो नया चेंज किया उसको डैश करके बना लीजिए, और इसमें जितने न्यूमेरिक टर्म्स आ गए
उनको बाहर कर दीजिए, अंदर बचा जो फॉर्मूले वाली चीज है वो इससे कंपेयर करेंगे, मैच हो जाएगा, तो इस पूरे फॉर्मूले की जगह पे इसको रिप्लेस मार दीजिए। मैंने ये किया, ये GMM अपन आर स्क्वायर की जगह W रख के रिप्लेस कर दिया, तो मुझे साफ दिखने लगा कि जो नया आया, जो W डैश आया, वो 16 टाइम्स ऑफ W हो गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आइए भाई चलते हैं 24 पे। 24 कह रहे हैं, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों तथा उसके बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। अब देखिए भाई, ये साफ सुथरा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था उसको ही सीधे सीधे पूछ रहे हैं। पूछने का तरीका अलग सा हो गया कि भाई दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल और द्रव्यमानों के बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है ना, जनरली इसको क्या पूछ सकते, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यही तो है, उसी के ऊपर तो निर्भर करता है। चलिए हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। किसी छात्र ने यह सोचा कि एक दूसरे से बंधी दो ईंट एक ईंट की तुलना में गुरुत्व बल के अधीन अधिक तेजी से गिरेगी। क्या आप इसकी जो है परिकल्पना उससे सहमत है अथवा नहीं, कारण लिखिए। चलिए पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर सेकंड पे हम आकर के बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई कि दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल, तो भैया चलिए पहले तो दो पिंड, एक ये रहा पिंड और एक ये रहा पिंड। इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द मासेस इज सपोज d। तो इस संदर्भ में हमें समझ में आता है कि भाई अगर दो द्रव्यमान है, एक है m1 और एक है m2, इन दोनों के बीच की अगर दूरी d है, तो हम ऐसा कहते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है भाई, तो लगने वाला आकर्षण बल, फर्स्ट थिंग तो ये समझ में आती है कि दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। अच्छा, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं भाई, तो मैथमेटिकली इसको लिख लेते हैं कि मान लिया जो फोर्स लग रहा है ये समानुपाती है, ये जो फोर्स है ये समानुपाती किसके भाई, तो m1 और m2 के। यहीं से हमारे पास एक दूसरा फॉर्म भी है, दूसरा लाइन क्या कहती है भाई, दूसरी फॉर्म क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब कभी भी किसी दो पिंडों के बीच में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा हो, अस्पर्शी बल जब कभी लगता है, तो ध्यान रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए कि भाई अस्पर्शी बल हमेशा दूरी बढ़ाने पर कम होते जाता है। ठीक है, और कैसे, वर्ग के रूप में। अस्पर्शी बल ही है ना भाई, इसके लिए जरूरी नहीं है ना कि दो चीजों को संपर्क में लाया जाए। मैं ऐसे हवा में भी कोई पत्ता छोड़ दूं तो वो जमीन से जाकर टकराएगा, तो अभी थोड़ी स्पर्श में था, गुरुत्वाकर्षण बल एक अस्पर्शी बल है भाई। तो देखिए अगला ये हो जाएगा कि दोनों के बीच की दूरी के, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस d स्क्वायर। अब ये रहा एक इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन यही समझ में आना, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब भाई जब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तब तब एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बता रही है कि अगर मास बढ़ा दीजिएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, मास को कम कीजिएगा फोर्स भी कम हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या बता रहा है भाई, ये भी रिलेशन बता रहा है, क्योंकि ये इनवर्स है। इसका मतलब डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो फोर्स कम हो जाएगा और डिस्टेंस को कम कीजिएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा।
उल्टा रिलेशन है डिस्टेंस के साथ और मास के साथ सीधा रिलेशन। ठीक है भाई, तो जब इस रिलेशन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या है भाई इस g का मान? तो अभी जस्ट हमने देखा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है हमारे क्या भाई, ये हमारे कांस्टेंट g का मान। कांस्टेंट कह रहे हैं, ये बदलेगा नहीं, स्थिरांक है। ये पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही रहेगी, कभी परिवर्तित नहीं होगी। कांस्टेंट है भाई। तो मतलब समझ में आया। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे कि आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों तथा बीच की दूरी से किस प्रकार निर्भर करती है। तो भाई इस प्रकार निर्भर करती है कि द्रव्यमान के गुणनफल हमेशा लगने वाले बल के समानुपाती होते हैं, और दूरी का जो वर्ग होगा दोनों पिंडों के बीच में वो लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो रहे रिलेशन। इसके बेसिस पे दोनों को मर्ज किया तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। आसान है भाई, सिंपल है ये भी। चलिए तो हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें स्टूडेंट ने ये सोचा है कि दो पत्थरों को गुरुत्व बल के अधीन, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि को फेंका गया ऐसा तेजी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई, दोनों को गुरुत्व बल के अधीन गिरने को छोड़ दिया गया। तो क्या ये समान अधिक तेजी से गिरेगी या समान वेग से गिरेगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बात की चर्चा करनी है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम इसके अगले वाले पोर्शन की बात करना चाह रहे हैं। तो अगले पोर्शन में आते हैं भाई। अगला पोर्शन ये कहना चाह रहे हैं यहां से, ठीक है। तो देखिए, जब कभी हम बात करें तेजी से गिरने की और किसके अलावा, गुरुत्व बल की, तो हमें पता है जो गुरुत्व बल होता है इसमें जो काम करता है गुरुत्वीय त्वरण, इस गुरुत्वीय त्वरण g के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो ये गुरुत्वीय त्वरण जो g है ये निर्भर करता है हमारे इस वैल्यू पे gm अपॉन आर स्क्वायर। अभी जस्ट इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, इसलिए मैं वापस से आपको वैल्यूज लिख जरूर देता हूं, लेकिन आपको ध्यान तो आ ही गया होगा कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तो हो जाता है हमारा g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यह m जो है ये कौन है भाई, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो r है ये पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए ये जो चीजें हैं इसमें तो कहीं से कहीं तक बात आई नहीं कि जो वस्तु है उसके भार की बात कीजिए। वस्तु की गति जो हो रही है उसमें वस्तु के भार की कोई लेन देन नहीं है। अब जो वस्तु के भार की लेन देन नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल जो उसके ऊपर कार्यरत है उसमें हम बात कर रहे हैं जी की, तो यहां वस्तु के भार की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आई, उसके द्रव्यमान की कोई जरूरत नहीं आई। तो इसका मतलब समझ में आता है कि ये सब कांस्टेंट है हमारी पृथ्वी के लिए, एंड इस जी का मान भी हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बात बताइए, एक ये ईंट और एक ये ईंट, गोल ईंट है भाई हमारा, तो ये दोनों नीचे की तरफ गिरना शुरू हुए, और कितने से गिरे भाई, ये दोनों ही गिरे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से, इतने के त्वरण से। तो भाई साथ में ही गिरेंगे ना, दोनों का त्वरण मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, वेग परिवर्तन की दर दोनों की सेम है, तो भैया दोनों साथ में ही गिरेगी, ठीक है ना। अगर इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आ जाता द्रव्यमान किसका भाई, वस्तु का, तो फिर वस्तु के द्रव्यमान वेरिएट होती और कुछ ना कुछ हमको यहां पे परिवर्तन देखने को मिलता। यहां तो वस्तु आया ही नहीं, वस्तु के द्रव्यमान आई ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पे कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मतलब हमें 24 के दोनों के आंसर समझ में आ गए, और ये भी समझ में आ गया कि भाई इसके से कह रहा है कि वो तेजी से गिरेगी, मतलब वो तेजी से नहीं गिरेगी, दोनों साथ साथ गिरेंगे, समान वेग से गिरेंगे, समान रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमको देखने को मिल रहा है, तो सेम रेट से गिरेंगे भाई, ठीक है। तो मतलब हम इससे सहमत नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की बात करता हूं। यहां पर कह रहे हैं समान साइज तथा m1 एवं m2 द्रव्यमान के दो पिंड h1 एवं h2 ऊंचाइयों से एक ही क्षण गिराए जाते हैं, ठीक है। उनके द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लिए गए समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
क्या यह अनुपात यही रहेगा यदि एक पिंड खोखला हो तथा दूसरा ठोस हो तथा दोनों ही पिंड खोखले हो तथा प्रत्येक प्रकरण में इसका साइज समान रहे? कारण लिखे। एक बात समझते भाई, दो यहां पे द्रव्यमान m1 और यहां पे एक द्रव्यमान आ गया m2, और दोनों के क्या कह रहे हैं भाई, दोनों को अलग अलग ऊंचाई, मतलब एक को h1 से गिरा रहे हैं और एक को h2 से गिरा रहे हैं, ठीक है। लेकिन गिरा कब रहे भाई, तो दोनों को एक ही क्षण पे गिरा रहे हैं। तो दोनों द्वारा लिया गया पृथ्वी तक पहुंचने में समय को हमको करना है कैलकुलेट। तो चलिए इसमें पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई दोनों के लिए अलग अलग टाइम को, एंड देन उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर मैं टाइम कैलकुलेट करता हूं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, क्योंकि समान साइज द्रव्यमान दोनों के अलग अलग है लेकिन हाइट दोनों की वेरिएट कर रही है, तो क्यों ना मैं इस प्रकार से कैलकुलेट कर लूं कि अगर मैं निकालता हूं सबसे फर्स्ट S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को इस्तेमाल करता हूं, तो इस इक्वेशन को अगर मैं ऊंचाई के केस में लिखता हूं पहले पिंड के लिए, ठीक है, मैं यहां पे किसके लिए लिख रहा हूं, पहले पिंड के लिए। तो पहले पिंड के लिए मुझे समझ में आता है कि इस h की जगह पे, सॉरी s की जगह पे क्या लिखूं भाई, h, हाइट 1 मतलब h1 इज इक्वल्स टू, दोनों को एक ही क्षण पे गिराया जा रहा है। इसका मतलब एक चीज समझ में आता है, मुझे h2 चाहिए, u की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई भाई 0, t मुझे कैलकुलेट करना ही है, ठीक है ना। t की एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लेता हूं मैं, इसको कर देता हूं मैं h इक्वल्स टू, मैं कह लेता हूं h1, और t की वैल्यू जो है उसको मैं नाम देता हूं कि भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी t1, मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, एंड जो यहां पर एक्सीलरेशन है वो g हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। जब वस्तु को नीचे की तरफ गिरा रहे होंगे तो जो त्वरण होता है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। अब इसको सब कुछ को रखिए, तो ये हो जाएगा h1, ut की जगह पे क्या लिखूंगा भाई, 0 इंटू टी इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी 1 बेसिकली, प्लस हाफ ऑफ a की जगह g है तो क्या लिखूं मैं, GT1 स्क्वायर, ये तो पहली वाली टर्म पूरी खत्म, h1 इज इक्वल्स टू हाफ GT1 स्क्वायर। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ऐसा मिलेगा, GT1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h1, तिर्यक गुणा करने पे यही मिलेगा भाई। तो क्या कर दिया मैंने, मुझे चाहिए क्या, T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2h1 अपॉन g। अब क्या करना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ t चाहिए, तो T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h1 अपॉन में g। इसी प्रकार मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसी प्रकार T2 इज इक्वल्स टू अगर मैं लिखता हूं तो T2 के भी फॉर्म में देखिए, दूसरे पिंड को भी वैसे ही गिराया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h2, ये 2h1 अपॉन जी आया था, ये हो जाएगा 2h2 अपॉन जी। क्यों कह रहा हूं भाई ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी थी, h2, तो h2 की जगह पर रख दे 2h2 अपॉन में g। अब ये g तो कांस्टेंट होता है ना, ये थोड़ी बदलता है भाई, पृथ्वी पर अगर g की बात कर रहा हूं मैं तो ये नहीं बदलने वाला, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया 2h2 अपॉन जी, ये T1। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी तक पहुंचने में लिए गए समयों का अनुपात, तो लिए गए समयों का अनुपात अगर मैं निकालूं तो समय का अनुपात पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात कर रहे हैं, तो पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे को लिखिए, तो क्या लिखेंगे भाई, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना है 2h1 अपॉन जी, तो ये हो जाएगा 2h1 अपॉन में जी, ये पूरा अंडर रूट में है, होल अंडर रूट ऑफ, फिर से क्या हो जाएगा भाई ये 2h2 अपॉन में जी। अब अगर इसको आगे चलें और इधर में सॉल्व करें तो हमें यहां से ज्ञात होता है कि ये मिल जाएगा मुझे T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू, कंप्लीट के लिए मैं रूट लगा दूं क्योंकि सब रूट में ही था, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 2h1 अपॉन जी होल अपॉन, एक काम करते हैं उसको स्लैश करके लिख लेते हैं, 2h1 अपॉन जी होल अपॉन 2h2 अपॉन में जी। इससे एक बात समझ में आता है कि यहां पे अगर मैं इसको एक लाइन और लिख लूं तो मुझे ऐसा देखने को मिलता है
कि 2H1 अपॉन जी इंटू जी ए चला गया ऊपर अपॉन में 2H2। इस जी से जी को काट दीजिए तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ H1 अपॉन H2। क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है भाई? तो एट द फाइनल एंड मुझे तो ये समझ में आ रहा है यहां पर कि यहां द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, समय द्रव्यमान पर तथा साइज पर, भाई उसके आकार पर भी निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर तथा साइज पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। कैसे पता चला? तो आप देखिए ना, फाइनल रिलेशनशिप जो आया है T1 अपॉन T2, उसमें तो H1 अपॉन H2 है। मतलब क्या समझ में आया? ऊंचाई से जिसकी हाइट ज्यादा होगी या जिसकी हाइट कम होगी उसी के रेशियो में यह रह जाएगा T1 और T2। ठीक है ना? मतलब इसमें देखिए कहीं पे M आया क्या? M1 M2 जो था कहीं आया क्या? नहीं आया। कहीं पे ना तो यहां पे M1 M2 समझ में आ रहा है और ना ही कहीं पे ऐसा आ रहा है कि उसकी आकृति, मतलब क्या इसमें कहीं रेडियस वेडियस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा कि त्रिज्या भाई उस वस्तु की, उस पिंड की त्रिज्या, तो ना तो मास आ रहा ना आर आ रहा है। इसका मतलब समझ में आता है, ना तो साइज पर निर्भर कर रहा है और ना ही उसके द्रव्यमान पे। तो अब आप चाहे खोखला रखिए, आप चाहे भरा हुआ रखिए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? क्योंकि वैसे भी हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये गिरते हैं, समान रूप से गिरते हैं भाई। अब वो एक अलग का मैटर हो जाता है जहां पे आप डिस्कस करते हैं भाई कोई रुई को गिराते हैं तो वो धीरे धीरे गिरती है और लोहे की बॉल को गिराते हैं तो जल्दी, तो वहां तो एयर फ्रिक्शन है। यहां ऐसा कुछ भी बात नहीं किया जा रहा, कोई एयर फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना? यहां पे जो बात हो रही है उसके अकॉर्डिंगली समझ में आ रहा है कि भैया उसका मास डिपेंड नहीं करता, उसका आकार भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में जो टाइम के लिए मुझे मिला वो हाइट था। ऊंचाई पर निर्भर करती है भाई, ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, कम T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H1 के, मतलब ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे तो ज्यादा समय, कम ऊंचाई से गिराएंगे तो कम समय। सिंपल है। ठीक है? तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। एंड इन दोनों के लिए वही आंसर है कि समय द्रव्यमान पर तथा साइज पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई? चाहे तो स्क्रीनशॉट रखें। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, जो हमारे चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन भी है भाई। क्वेश्चन कह रहे 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को पहले जल में तथा फिर नमक के संतृप्त विलयन में डुबाया गया। पहले किसमें भाई? सादा पानी में डुबाया, फिर उसको है ना नमकीन पानी में डुबाया। तो जब नमकीन पानी में डुबाया उसको, तो भाई वहां पे होता क्या है कि नमकीन हो गया है पानी, मतलब उसका घनत्व बढ़ चुका है। अब घनत्व बढ़ चुका है, डेंसिटी ज्यादा हो गई है, तो अगर कोई आयतन कम पानी को भी हटाएगी, मतलब छोटा तनिक सा पानी भी अगर हटा तो उसका घनत्व ज्यादा है तो भार ज्यादा हटेगा। ज्यादा भार हटेगा मतलब ज्यादा ब्यूएंट फोर्स लगेगा, ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। किंतु इसमें कुछ और कह रहे हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर भुजा की किसी घन को पहले जल तथा फिर नमक के संतृप्त विलयन में डुबाया गया है, किस प्रकरण में यह अधिक उछाल बल अनुभव करेगा। ठीक है? कौन से प्रकरण में ज्यादा उछाल अनुभव करेगा भाई? तो ये जो नमक का पानी है, नमक के संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है भाई? एक ऐसा विलयन जिसके अंदर अब और नमक नहीं घोला जा सकता है। ठीक है ना? तो नमक के संतृप्त विलयन में अधिक उछाल प्राप्त करेगा। पहले का तो आंसर ये हो गया, अधिक उछाल प्राप्त करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि नमक वाले पानी का घनत्व ज्यादा है। इसका जो घनत्व है वो कैसा है भाई? नमक वाले पानी का घनत्व ज्यादा है। नमक घोल दिया ना, सॉलिड आइटम्स भी उसके अंदर में घोल दिया, तो वो लिक्विड के साथ में जो सॉलिड ने जो विलयन जो बनाया और ऊपर से संतृप्त है, मतलब और नमक नहीं घुल सकता, तो मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो गया काइंड ऑफ।
अब गाढ़ा हुआ तो इसका मतलब क्या समझते हैं? गाढ़ा होने का मतलब ये होता है ना, ज्यादा द्रव्यमान हो गया ना, उसके पास ज्यादा उत्प्लावन बल लगाएगा ना भाई, तो इस कारण इसका आंसर हो गया कि नमक के संतृप्त विलयन में अधिक उछाल प्राप्त करेगा, क्योंकि नमक वाले पानी का घनत्व जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन, क ख तो था, उसी में भी और क्वेश्चन है भाई। इसमें कह रहे हैं इस घन की प्रत्येक भुजा को घटाकर 4 सेंटीमीटर कर दी जाए और फिर उसे जल में डुबाया जाए, तो इस प्रकरण में पहले प्रकरण की तुलना में अब घन द्वारा अनुभव किए जाने वाले उछाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा कह रहे भाई, पहले ये था उसका घनत्व, सॉरी इसका घन मतलब इसका आयतन, अब इसको 1-1 सेंटीमीटर छोटी कर दी, अब ऐसा बना दिया। तो भाई एक बात समझिए, क्या होता है, जब उत्प्लावन बल जो लगता है वो डिपेंड करता है किस पे? इसके आयतन पे। उत्प्लावन बल किस पे डिपेंड करता है भाई? उस पे लगने वाले आयतन पे। जब इसके लगने वाले आयतन पर निर्भर करता है और आपने इसकी भुजा को छोटी कर दी, तो हमने तो पढ़ा है भाई कि अगर इसके आयतन निकालनी है तो इसका आयतन कैसे निकलता है भाई? तो LBH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट अगर करेंगे तो ये 5-5-5 था और वो 4-4-4 हो गया। तो इसको अगर करके देखें तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, 25-5 125 अगर सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। और जब घटा दिया तो ये कितने का बचा है? तो घटा दिया तो 4 का था भाई, तो 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 4 चौका 16, 4 64, मतलब ये कितना हो गया? 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो कम जल विस्थापित करेगी ना, कम जल विस्थापित करेगी मतलब ब्यूएंट फोर्स भी कम लगेगा। ये ज्यादा जल विस्थापित करेगी तो इस पे ब्यूएंट फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि हटाए गए, विस्थापित किए गए जल के भार के बराबर ऊपर की दिशा में बल लगता है, जिसको हम कहते हैं भाई ब्यूएंट फोर्स। हटाए गए इस लिक्विड के भार के बराबर ऊपर की दिशा में यहां पे क्या लगेगा? यहां पे फोर्स लगेगा भाई, और वो ही फोर्स ब्यूएंट फोर्स, वही उत्प्लावन बल कहलाता है। तो सेकंड वाले पे इस पे जो ब्यूएंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कम, और जो पहले वाला था इस पे कैसा रह जाएगा? इस पे रहेगा ज्यादा। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ज्यादा मतलब दोनों, अब घन द्वारा अनुभव किए जाने वाले उछाल बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई अब जो इसके ऊपर उत्प्लावन बल मिलेगा वो कम हो जाएगा, अब ये कम उछलेगा। ठीक है भाई, तो मतलब ये समझ में आ चुका है हमारा क पूरा। सेकंड की हम जरा बात करते हैं, हम जरा चलते हैं हमारे ख की क्वेश्चन की बात करते हैं। ख में कह रहे 4 केजी भार की 4000 केजी पर क्यूबिक मीटर घनत्व की किसी गेंद को 103 केजी पर क्यूबिक मीटर के घनत्व के जल में पूरा डुबा दिया गया, इस पर उछाल बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, इसके आंसर अभी और इसके अंदर और मिलने हैं, ठीक है ना, या और क्लियर होना है। जो थ्योरेटिकली अपन ने डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल आ गया, यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम कर सकते हैं। तो हम जरा देखते हैं कि 4 केजी भार की, ठीक है, और ये घनत्व, दोनों चीजें दी है, भार भी और घनत्व भी। तो एक काम करते हैं, जरा इन वैल्यूज को लिखते हैं। यहां पे जो हमको भार दिया गया है, वेट दिया गया वो, और अगर हम बात करें 4000 केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा घनत्व। तो मतलब यहां पर हमको गिवन हो गया भाई, ये हमको m हो गया, और हमको गिवन है क्या यहां पे भाई? तो यहां पर गिवन है इसका घनत्व, किसका भाई? इस बॉल का घनत्व कितना? 4000 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो मुझे यूनिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पे। आगे बढ़े अगर, तो किसी गेंद को 103 केजी पर क्यूबिक मीटर के घनत्व के जल में डुबा दिया गया है। इसको डुबाया 103 केजी में, ठीक है। तो जो जल का घनत्व है, इसको डुबाया भाई कितना? 103 केजी पर क्यूबिक मीटर में, और जी की वैल्यू को बोले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। तो यहां पे हमसे ये डिस्कस किया जा रहा है कि इसके द्वारा जो ब्यूएंट फोर्स फील किया जाएगा उसकी वैल्यू बताइए, कितना ये ब्यूएंट फोर्स फील करेगा। तो देखिए भाई, ब्यूएंट फोर्स के लिए F इक्वल्स टू क्या होता है भाई? तो वही निकलेगा mg। अब यहां पे मास कौन सा? तो मास होगा विस्थापित जल का, जितना जल ये विस्थापित करेगा वही मास होगा। तो विस्थापित जल का अगर मुझे मास ज्ञात करना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिएगा यहां पे
इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग लिखते हैं, द्रव्यमान बराबर, ठीक है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है भाई, तो द्रव्यमान बराबर हमारा होता है, ऐसा करता हूं मैं घनत्व से लेके आता हूं, घनत्व इक्वल्स टू होता है भाई द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। अब थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा जब एक स्टेप पीछे आ गया तो, ठीक है। मैं वहां पर डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाता है हमारा घनत्व इंटू आयतन, ये क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन। अब यहां पे घनत्व का जो मान है, ठीक है, घनत्व का कितना मान है भाई, तो घनत्व का जो मान यहां पर गिवन है उसको सबसे फर्स्टली हम यहां पर लिखे, तो मैं घनत्व को अभी तो रो ही लिख लेता हूं और आयतन को मैं वी लिख लेता हूं और इसको एम, ताकि मैं एक नया फॉर्मूला भी आपको दे पाऊं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पर m की जगह पे, द्रव्यमान की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, रो वी जी, मतलब ये जो इसके ऊपर ब्यूएंट फोर्स लगने वाला वो कितना लगने वाला भाई, रो वी जी लगने वाला है। अब बारी इसकी आती है कि इसके द्वारा जो विस्थापित जल है उसका आयतन पता कर लिया जाए। तो भाई बॉल का आयतन निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, बॉल का आयतन भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अब मैं यहां पे आपको एक बार रेक्टिफाई कर देता हूं, ये जो F इज इक्वल्स टू जो लिख रहे हैं, ये रो जो लिख रहे हैं किसका लिखेंगे भाई, जिस जल में डुबाया गया उसका, ठीक है ना, रो मतलब घनत्व किसका, उस जल का। ये V जो है ये किसका होगा भाई, तो ये होगा उस बॉल का जिसको डुबाया गया, और G तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वही है ही भाई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो मुझे वॉल्यूम चाहिए बॉल का, तो देखिए बॉल का जो आयतन होगा, वॉल्यूम जो होगा, वो इसी फॉर्मूले से देखूं तो क्या हो जाएगा, m अपॉन रो, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाता है हमारा द्रव्यमान बटा में घनत्व, ठीक है, द्रव्यमान बटा घनत्व। अब ये घनत्व किसका, सब कुछ बॉल का, तो ये v इक्वल्स टू द्रव्यमान कितना है भाई, तो 4 kg गिवन है, और घनत्व कितना गिवन है, ये 4000 गिवन है। इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1/1000। अब इसको आप ऊपर ले जाइए तो 10 की पावर -3, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। अब आप चलिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल रिजल्ट। जब हमको सब कुछ मिल गया तो इसके द्वारा जो ब्यूएंट फोर्स लगाया जाएगा वो कितना भाई, तो F रो किसका, जल का, जल का ये रहा भाई घनत्व। अच्छा, इसका जो घनत्व है ये पावर में है, ये पावर 3, ठीक है, तो जल का घनत्व कितना भाई, 10⁻³ इंटू बॉल का वॉल्यूम कितना है, 10⁻³ इंटू जी को इन्होंने कहा था 10 ले लेना, तो मैंने 10 ले लिया भाई। अब आप देखिए ये दोनों तो खत्म हो गए, क्या बचा, F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, मतलब जो इसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा, इसके ऊपर जो उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्लावन बल जो लगेगा, ये उत्प्लावन बल का मान हो रखा है कितना, 10 न्यूटन। यानी वो बॉल को जब पूरी तरीके से उस लिक्विड में डुबा देंगे तो उसके ऊपर जो ब्यूएंट फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है भाई, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने रिलेट किया हुआ है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है भाई, इसको आप फर्दर के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो बना है F इक्वल्स टू रो वी जी, ठीक है, वी रो जी के नाम से भी याद रख लेते, जैसे आपको याद हो जाए, ये काम की चीज है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होती है भाई। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट रख लिया होगा और हमने अपने तय कमिटमेंट के अकॉर्डिंगली आपके साथ में पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए भाई। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करना रहता है, तो आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होता है magnetbrains.com। आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से, सीबीएसई हिंदी मीडियम से, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, आईआईटी, जेई, नीट, या फिर आप जेआईआईबी और सीएआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, टैप कीजिए, आपका कोर्स कंटेंट मिल जाता है। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो गई, आप अपने क्लास को टैप करते हैं, वहां पे आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को टैप किए, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो गए, अपने सब्जेक्ट पर जाइए, वॉच नाउ कीजिए, इस प्रकार से आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे, जहां पर आप चैप्टर को जैसे ही ओपन करते हैं वहां पर उस चैप्टर से रिलेटेड
इसके एनसीईआरटी के बेसिकली एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। टाइप करते हैं, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब यहां पर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।